जो आज अपन मैंने सोचा है कि अपन हर सोमवार को जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको देख लिया करेंगे, क्योंकि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस पर चर्चा करना चाहते हैं वो है क्या, यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ से ये भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से है जहाँ से पेपर में प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम पढ़ेंगे तो हर सोमवार को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपन देख लिया करेंगे। ठीक है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा, यूएनओ। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे यूएनओ की, यूएनओ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यूएनओ किस तरीके से काम करता है, इसका महत्व क्या है और इसमें कितने सदस्य हैं, सदस्यों के होने का तरीका क्या है, किस तरीके से इसकी कार्यप्रणाली चलती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या है यूएनओ की, यूएनओ की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, कि आवश्यकता क्या थी यूएनओ को स्थापित करने की। ठीक है, तो देखो पहली बात ये, पूरे इंसान के जीवन में आज तक दो ऐसी क्रांतियां हुई हैं जिन्होंने जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, चाहे वो सामाजिक जीवन रहा हो चाहे आर्थिक जीवन रहा हो। तो दो ऐसी क्रांतियां हुई जिसने मानव जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो एक तो हुई उत्तर पाषाण काल में। ठीक है, समझ लेना बात को, उत्तर पाषाण काल में। और एक क्रांति हुई 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। अब ये क्या हुआ, तो देखो उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ कि जो इंसान आगे करता था, जानवरों का शिकार करता था, अब उसने जानवरों को पालना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो यहाँ से इंसान ने पशुपालन क्या किया, शुरू किया। ठीक, और यहाँ क्या हुई, एक औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में। क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। तो ये दो ऐसी क्रांतियां थी जिसने मानव जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। ठीक है, केवल ये याद रखना है कि पशुपालन जब शुरू किया तो फिर व्यक्ति में स्थायित्व आना शुरू हो गया, कृषि करना शुरू कर दी और जीवन में बहुत से परिवर्तन इस समय हो गए। फिर जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के शुरुआत में जब यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसने भी क्या किया, मानव जीवन को बहुत ज्यादा क्या किया, प्रभावित किया। दो क्रांतियों ने क्या किया, मानव जीवन को बहुत ज्यादा क्या किया। हम कह सकते हैं कि आज तक के सबसे बड़ी दो क्रांतियां हुई, जिनमें एक क्रांति हुई कब, 28 जुलाई 1914 से लेकर चली कब तक, 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ी क्रांति थी। और दूसरी जो क्रांति शुरू हुई वो क्रांति शुरू हुई 1 सितंबर 1939 से। कब तक चली, 2 सितंबर 1945 तक। ठीक है, तो दो ऐसी क्रांतियां हो गई जिनने मानव जीवन को बहुत ज्यादा क्या किया, प्रभावित किया। तो अब तक की दो ऐसी क्या हो गई, क्रांतियां हो गई जिसने भी मानव जीवन को बहुत ज्यादा क्या किया, प्रभावित किया। अब ये वाली जो क्रांति थी इसको माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध, और ये है कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो इसमें करोड़ों की संख्या में लोगों की जाने गई, जनधन की हानि हुई। ठीक है, और विश्व के कई देशों को एक आपातकाल कह सकते हैं उसका क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला, और इसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध चला 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। ठीक है, अब आप कहोगे कि किसका यूएनओ से क्या संबंध है, तो यही से पृष्ठभूमि तैयार होती है किसकी, यूएनओ की। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये वाला विश्व युद्ध हुआ तो करोड़ों लोगों की इसमें क्या गई, जाने गई। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ये हुआ कि ये देखा गया कि ये वाला जो युद्ध था कौन सा, 1914 से 1918 वाला प्रथम विश्व युद्ध। तो इस विश्व युद्ध में क्या हुआ, जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर क्या हुआ, पेरिस में शांति सम्मेलन का क्या हुआ, एक आयोजन हुआ। पेरिस में किसका, शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ।
हम बात कर रहे हैं यूएनओ की पृष्ठभूमि की कि यूएनओ आज हमारे सामने जो है वो किस तरीके से आई है। तो पेरिस सम्मेलन हुआ, और ये पेरिस सम्मेलन कब हुआ? ये पेरिस सम्मेलन हुआ 18 जून 1919 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और पेरिस में शांति सम्मेलन हो गया। अब पेरिस का जो शांति सम्मेलन हुआ, इसी शांति सम्मेलन के चलते क्या हुई? एक संधि हुई जिसे वर्साई की संधि कहा जाता है। क्या? वर्साई की संधि। ये जो वर्साई की संधि थी, ये वर्साई की संधि 28 जून 1919 को ये हो गई। ठीक है, अब ये जो वर्साई की संधि हुई, तो वर्साई की जब संधि हुई तो इस वर्साई की संधि में जर्मनी को ये माना गया कि प्रथम विश्व युद्ध का दोषी कौन है? जर्मनी। तो जर्मनी को दोषी करार दे दिया। जब जर्मनी को दोषी करार दे दिया तो जर्मनी के ऊपर कई ऐसे टैक्सेशन लागू कर दिए, कई ऐसे नियम इसके ऊपर ला दिए गए जिनको वह करते करते इसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई? गंभीर हो गई। अब मरता क्या नहीं करता। ठीक है, और ये भी तय किया गया कि अब हम एक ऐसी संस्था की स्थापना करेंगे जो संस्था भविष्य में कोई भी दूसरा इस तरीके की क्रांति की पुनरावृत्ति जिससे ना हो, यानी इससे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हमें देखने को ना मिले, इसलिए हम एक संस्था की स्थापना करेंगे। और उन्होंने उस संस्था की स्थापना की भी, और उस संस्था का नाम रखा क्या? लीग ऑफ नेशन। क्या रखा? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन की क्या हुई? स्थापना हुई, और इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो गई। इसका उद्देश्य था कि विश्व में फिर से विश्व युद्ध की स्थिति खड़ी ना हो, विश्व में फिर से इस तरीके की क्रांति पैदा ना हो, फिर से इतना ज्यादा नुकसान ना हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करने के लिए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कि हम पूरे विश्व में शांति को स्थापित कर सके, मित्रतापूर्ण वातावरण पैदा कर सके, और आपस में लड़ने, आपसी कोई झगड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ झगड़ों को निपटा लें हम शांतिपूर्वक तरीके से, और फिर से दूसरे विश्व युद्ध करना पड़े, ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो। इस कार्य के लिए लीग ऑफ नेशन की 1919 में क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जर्मनी की जब आर्थिक स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई तो जर्मनी ने क्या कर दिया? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और जब पोलैंड पर इसने आक्रमण किया, पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही 1 सितंबर 1939 के साथ द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, और ये चला 2 सितंबर 1945 तक। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर लीग ऑफ नेशन थी, ये लीग ऑफ नेशन जिन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई थी, ये लीग ऑफ नेशन वो कार्य ठीक से नहीं कर पाई। अतः ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस लीग ऑफ नेशन के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया, और यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। बात आ रही है समझ में? अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी स्थापना देखो कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, और द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म कब होता है? 11 सितंबर में खत्म हुआ, और 24 अक्टूबर को 1945 को यूएनओ की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि यूएनओ के उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया। तो पहली बात तो हुई कि यूएनओ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लड़ाई झगड़े, होने वाले विवादों को निपटाने के लिए स्थापित किया गया। दूसरी बात, यूएनओ जिस तरीके से कोई भी देश अपने अंदर संप्रभुता बनाए रखने के लिए भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाता है, मित्रता की भावना को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही यूएनओ भी विश्व के जितने देश हैं उन देशों में 100% देशों ने तो यूएनओ की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्तमान में कितने हैं? 193 देश। तो इन 193 देशों में आपसी सद्भाव, आपसी मित्रता को बढ़ाने के लिए क्या था? इसका बढ़ाने का उद्देश्य था। अगला इसका उद्देश्य था कि मानव कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं, जितना भी प्रयास हुआ जा सकता है, जितना भी प्रयास किया जा सकता है, उन सारे प्रयासों को करने के उद्देश्य को लेकर यूएनओ को क्या की गई? स्थापना की गई। यूएनओ की स्थापना के पीछे का एक उद्देश्य ये भी था कि कुछ पिछड़े हुए देश हैं, 1945 तक भी कुछ ऐसे देश थे जिन देशों में आधुनिकता थी ही नहीं, वो लोग आजादी क्या है जानते ही नहीं थे। तो ऐसे लोगों के लिए भी सपोर्ट देने के लिए
कि ऐसे देशों का, जो पिछड़े हुए देश है, उनका आर्थिक सामाजिक शोषण ना हो, उनकी संस्कृति का शोषण ना हो, इसीलिए क्या किया गया, यूएनओ की स्थापना की गई। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसी भी एक देश की सरकार की स्थापना की जाती है देश में अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, देश की बंधुत्वता को सुनिश्चित करने के लिए, वैसे ही पूरे विश्व के देश मिलकर एक सरकार बनाते हैं और वो सरकार है क्या, यूएनओ। बात आ रही है समझ में? मतलब ये कि जिस तरीके से हम लोग मिलकर क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, वैसे ही जितने भी देश इसके सदस्य हैं वो सारे देश मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं, एक सरकार का क्या करते हैं, गठन करते हैं। उसी सरकार को हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण विश्व के 100% देशों का एक ऐसी संगठित सरकार है जो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने की क्या करती है, कोशिश करती है। वही है क्या, ठीक है। तो ये उद्देश्य है किसके, यूएनओ के। तो 1945 से आज तक क्या नहीं हुआ, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ गया था। एक तो वो खेमा था जिसको मित्र राष्ट्र कहा जाता था, क्या, मित्र, और एक वो राष्ट्र थे जिनको क्या कहा जाता था, ध्रुवी राष्ट्र कहा जाता था। तो मित्र राष्ट्र के अंदर वो राष्ट्र आते थे जिसने ब्रिटेन का, जिसने यूएसए का, जिसने सोवियत संघ रूस का, जिसने चाइना का साथ दिया, जैसे फ्रांस, जैसे पोलैंड, जैसे नीदरलैंड, जैसे कनाडा। ऐसे देश जिन्होंने ब्रिटेन का, जिसने अमेरिका का, जिसने क्या नाम है सोवियत संघ रूस का, जिसने चाइना का साथ दिया, उन देशों को रखा गया मित्र राष्ट्र की श्रेणी में। और इसके अलावा वो देश जिसने जर्मनी का और जापान का साथ दिया उन्हें कहा गया ध्रुवी राष्ट्र, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश विजित हुए वो देश थे कौन से, मित्र राष्ट्र। यानी मित्र राष्ट्रों की क्या हुई, द्वितीय विश्व युद्ध में विजय हुई और मित्र राष्ट्रों ने ही यूएनओ का क्या की थी, यूएनओ की स्थापना की थी। और मित्र राष्ट्र में यूएनओ के संस्थापक देशों में जो नेतृत्वकर्ता देश थे वो देश वही थे जो मित्र राष्ट्र के प्रमुख थे, जैसे ब्रिटेन, जैसे यूएसए, जैसे सोवियत संघ रूस और जैसे चाइना। ये क्या थे, ये वो देश थे जिनके नेतृत्व में यूएनओ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्र जो थे, उन विजेता राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस संगठन की स्थापना की वो संगठन क्या कहलाया, यूएनओ कहलाया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या हो गई, यूएनओ की स्थापना हो जाती है, ठीक है। और यूएनओ लगातार कोशिश करता है कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि अब अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा, आपको यहाँ पर एक क्रांति और पता होगी, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी, जिसके ऊपर अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे परमाणु बमों का क्या किया था, प्रयोग किया था। और उसके दुष्प्रभाव आज तक देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। और उस समय तो सिर्फ अमेरिका ही था, अब तो छोटे छोटे देशों ने भी क्या कर लिया है, परमाणु बम बना लिए हैं। और परमाणु बम को छोड़ो, हाइड्रोजन बम तक अब देश पहुंच चुके हैं। इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो ये माना जा सकता है कि पूरी पृथ्वी तबाह होगी और अब कुछ भी शेष बाकी फिर नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक देश अपने आप में अब सक्षम हो चुका है। उस समय तो गिने चुने राष्ट्र थे, अब छोटे छोटे देश भी अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टि से मजबूत कर चुके हैं और कभी भी ये लड़ भिड़ सकते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी आपको ये प्रसंग याद होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर चौथा विश्व युद्ध होगा तो चौथे विश्व युद्ध लड़ने के लिए या तो लोग नहीं बचेंगे, अगर होगा भी तो डंडे और पत्थरों से वो चौथा विश्व युद्ध होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, जितनी भी संस्कृति, जितनी भी हमने विकसित की है वो सारी कुछ संस्कृति खत्म हो जाएगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। तो वो स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए है क्या, यूएनओ। और यूएनओ अपने कामों में सफलतम भी रही है। अब तक कोई भी युद्ध में देखने को नहीं मिला है। ये बात और है कि छोटे कूदे फटाफट देखने को मिलती है, लेकिन विश्व युद्ध की स्थिति पैदा ना हो ऐसी कोशिशें यूएनओ करती है। तो ये बात हो गई किसकी, कि यूएनओ की स्थापना की पृष्ठभूमि की। हम ये कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन है ये यूएनओ की क्या है, पूर्ववर्ती संस्था थी।
मतलब जब यूएनओ नहीं थी अस्तित्व में तब क्या थी, लीग ऑफ नेशन थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने कामों को करने में, अपने पूरे जो जिस उद्देश्य के लिए इसको गठित किया गया था उस उद्देश्य को पूरा करने में लीग ऑफ नेशन क्या नहीं हुई, सफल नहीं हुई, इसीलिए यूएनओ की क्या की गई, स्थापना की गई। आज की अगर हम वर्तमान की बात करें तो यूएनओ की जो तारीख पूछी जाती है, तो ये पूछा जाता है कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसका देखें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क के अंदर भी एक द्वीप है, कौन सा, मैनहट्टन द्वीप। क्या, मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप पर क्या है, इसका मुख्यालय है, 17 एकड़ जमीन में है, 39 मंजिल है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। अमेरिका की प्रॉपर्टी ये नहीं है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय टेरिटरी के रूप में है। 17 एकड़ जमीन है, 39 मंजिला इसका क्या है, ऑफिस है। और ये जो जमीन जिसने दान दी थी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। क्या नाम है, जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है, तो जॉन डी रॉकफेलर ने क्या किया था, ये जमीन दान दी थी। मैनहट्टन द्वीप में इसका क्या है, मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में। अगली बात, अगर ये पूछे कि इसके संस्थापक देश, ठीक है, तो इसके संस्थापक देशों की अगर बात करें तो शुरुआत में जो इसकी स्थापना हुई तो इसके गठन के समय शुरुआत में 50 देश थे, फिर एक और देश आकर मिला, पोलैंड। तो इसने, अगर ये कहा जाए कि इसके चार्टर पर कितने देशों के हस्ताक्षर हैं, तो 51 देशों के क्या है, इसके चार्टर पर हस्ताक्षर है। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो 1944 से ही इस संस्था की स्थापना की चर्चाएं क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। और जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का क्या आता है, नाम आता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूएनओ की स्थापना के संबंध में क्या दिया, परामर्श दिया। तो ये प्रश्न भी कभी-कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि यूएनओ की स्थापना या यूएनओ के संबंध में विचार था वो किसने रखा, तो किसने रखा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कौन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या रखा, इसका विचार रखा। तो जब इसका चार्टर पारित किया गया तो उसमें 50 सदस्य शुरुआत में थे, बाद में 51वां सदस्य बना क्या, पोलैंड। और इसके चार्टर्ड पर, चार्टर्ड का मतलब ये कि इसका जो विधान है, इसका जो चार्टर्ड है उसके ऊपर 51 देशों के क्या है, हस्ताक्षर है। ठीक है, 51 देशों के क्या है, हस्ताक्षर है। अगली बात, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि शुरुआत में अगर 51 थे तो बाद में जो सदस्य बने वो कैसे बने। तो देखो, इसके लिए हमें आगे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसके जो अंग हैं वो सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। वर्तमान में अगर देखें तो इसके सदस्यों की संख्या 193 है। ठीक है, मोंटेनेग्रो 192वां और 193वां दक्षिणी सूडान 2011 में यूएनओ का क्या बना, सदस्य बना। तो आपसे ज्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है कि यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या है कितनी, 193। और 193वां देश कौन है, तो कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। ये कब बना, तो 2011 में बना। और 192वां अगर पूछ ले तो क्या है, मोंटेनेग्रो क्या है, इसका 192वां देश है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, आया ना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां तक हमने ये देख लिया कि किस तरीके से स्थापना हुई। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि इसकी सदस्यता किस तरीके से देशों को प्राप्त होती है। और पहली बात तो ये कि कैसे प्राप्त होती है, और दूसरी बात ये कि फायदा क्या होता है। ठीक है, तो जब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इसकी सदस्यता की, तो कौन देश इसका सदस्य होगा, कौन सा देश इसका सदस्य नहीं होगा, इसके बारे में इसका अंग है महासभा। तो महासभा जिसको विश्व की लघुतम संसद कहा जाता है, चर्चा करेंगे हम। तो महासभा क्या करती है, मतदान करती है 2/3 बहुमत, और सुरक्षा परिषद जो है वो सिफारिश करती है। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा क्या होता है, सदस्य राष्ट्रों का चुनाव होता है कि किसको सदस्य बनाया जाना है, किसको सदस्य नहीं बनाया जाना। ठीक है, और अगर ये देखें कि अगर कोई इसका सदस्य बन जाता है तो इसके सदस्यों को फायदा क्या है, तो जब भी कोई सुरक्षा परिषद का या बात करें किसका, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है तो एक तो फायदा ये होता है, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का क्या बन चुका है, सदस्य बन चुका है अस्थायी तौर पर।
अभी हम देखेंगे कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष के लिए क्या होता है, या चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का क्या चुना गया है, सदस्य चुना गया है। अब जो भी देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाता है तो एक तो उसको आर्थिक सहायता मिलती है। मतलब ये कि अगर आपको IMF से, अगर आपको वर्ल्ड बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है या वित्तीय आर्थिक मदद लेना है, तो जो भी यूएनओ के सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, उनको विश्व बैंक से और या फिर कहें IMF से क्या मिल जाती है, आर्थिक मदद मिल जाती है। दूसरी बात, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, भूकंप आए, सुनामी आए या कोई अन्य कारण हो, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, या फिर कोई भी अन्य प्राकृतिक आपदा हो और अगर वो देश यूएनओ का सदस्य है, सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है या यूएनओ का सदस्य है, तो उन देशों को तकनीकी सहायता भी मिलती है प्लस आर्थिक सहायता भी मिलती है। अगला फायदा संयुक्त राष्ट्र का बनने से ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र के दूसरे सदस्य देशों के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। जैसे जो 193 देश हैं, ये 193 देश और दूसरे देशों के ऊपर क्या नहीं कर पाएंगे, आक्रमण नहीं कर पाएंगे, ताकि उनकी संप्रभुता बनी रहे। हालांकि इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि अमेरिका कई ऐसे देशों पर आक्रमण कर चुका है जो यूएनओ के सदस्य हैं। तो जो यूएनओ के सदस्य हैं वो सदस्य राष्ट्र अपने सदस्य राष्ट्र दूसरे यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण भी नहीं कर सकते। ये भी फायदा मिलता है किसका, यूएनओ का। और भी यूएनओ का ये भी फायदा मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो झगड़े होते हैं सदस्य राष्ट्रों के, वो भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या करे जाते हैं, आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। तो ये फायदे हैं किसके, किसी भी देश के यूएनओ का क्या बनता है जब वो सदस्य बनता है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि वर्तमान में 193 क्या है इसके सदस्य हैं, 193 क्या है इसके सदस्य हैं। इन 193 में मैंने बताया कि 192वां और 193वां आपसे पूछा जा सकता है। तो जो 192वां है वो कौन सा है, मॉन्टेनेग्रो, क्या है इसका 192वां सदस्य है। ठीक है, और 193वां कौन सा सदस्य है, तो दक्षिणी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अगली बात अगर ये देखें कि अब देखो ये जो यूएनओ है, इस यूएनओ के 6 क्या है, अंग हैं। अगर हम बात करें कि ये किस तरीके से काम करता है, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों में से एक अब निष्क्रिय है, एक कहता है निष्क्रिय है। अब इस निष्क्रिय का क्या मतलब है, इस निष्क्रिय का मतलब है कि 5 अंग अभी एक्टिव हैं, 5 अंग अभी काम करते हैं और जो 6वां है वो अब काम नहीं करता। तो अगर ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, तो 6 हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग क्रियाशील हैं या सक्रिय हैं, तो 5 हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कितने अंग निष्क्रिय हैं, तो 1 है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कौन सा निष्क्रिय है और कौन से 5 सक्रिय हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अंगों की। तो पहला जो एक अंग है जो उसे कहा जाता है क्या, महासभा। सबके आगे संयुक्त राष्ट्र तो जुड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र तो जुड़ा ही रहेगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका क्या है, एक अंग है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। मतलब जो 193 देश हैं, वे सभी 193 देश महासभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे। यानी जितने भी राष्ट्र यूएनओ के सदस्य हैं, वे सभी राष्ट्र महासभा के भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक देश इसमें कम से कम एक और अधिक से अधिक क्या कर सकता है, 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। अधिक से अधिक क्या कर सकता है, 5 प्रतिनिधि भेज सकता है और कम से कम 1 प्रतिनिधि भेज सकता है। ठीक है, और अगली बात, ये जो महासभा होती है, इस महासभा का काम क्या होता है, तो जितने भी काम यूएनओ में होना है, जैसे सचिवालय है तो सचिवालय के महासचिव का चुनाव होना हो, जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसमें 15 वरिष्ठ जज होते हैं, तो 15 जजों का निर्वाचन चुनाव होना हो। इसके अलावा किस राष्ट्र को सदस्य बनाया जाना है, किस राष्ट्र को सदस्य नहीं बनाया जाना, इसके बारे में फैसला लेना हो।
या फिर किसको संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, इसका निर्णय लेना हो, तो ये सारे काम कौन करती है? महासभा करती है। महासभा को इसमें सभी देश के प्रतिनिधि बैठते हैं। सभी देश का मतलब जो यूएनओ के सदस्य हैं। तो यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों की साल में क्या होती है? एक बार सितंबर के माह में क्या होती है? बैठक होती है। तो सितंबर के माह से शुरू होती है, दिसंबर तक क्या होती है? ये बैठक चलती है। तो इसमें प्रत्येक देश का एक कम से कम प्रतिनिधि जाता है, मैक्सिमम 5 प्रतिनिधि इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि महासभा का काम क्या है? महासचिव, जैसे अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस क्या है? यूएनओ के महासचिव है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो इनका जो चुनाव हुआ होगा उसमें महासभा का योगदान रहा होगा। इसके अलावा जो यूएनओ के पहले महासचिव थे जिनका नाम था त्रिवेली, उनका भी अगर उनको चुना गया होगा तो भी महासभा का क्या रहा होगा? उसमें अहम रोल रहा होगा। 2020 में भारत को फिर से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। 2021 और 2022 ये 2 वर्ष भारत का क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा यूएनओ में अस्थायी सदस्यता के तौर पर। ठीक है, तो उसमें भी किसका काम रहा? महासभा का। तो महासभा को कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये संस्था है, किसकी? यूएनओ की। और इसको एक उपनाम दिया जाता है, और वो उपनाम दिया जाता है क्या? विश्व की लघु संसद। ठीक है, विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जैसे किसी भी देश की संसद के अंदर देश के निर्णय लिए जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर संपूर्ण विश्व के क्या लिए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं। और निर्णय के लिए मतदान होता है। मतदान 2/3 बहुमत के आधार पर क्या होता है? मतलब निर्णय लिया जाता है। 193 जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के आधार पर क्या होते हैं? कोई भी फैसले इसके अंदर लिए जाते हैं। काय के अंदर? महासभा के अंदर। ठीक है, अगली बात ये, एक प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी देश के 5 प्रतिनिधि जाते हैं तो क्या इनका मत मूल्य होगा? नहीं होगा। प्रत्येक देश का एक मत मूल्य होता है। जैसे भारत में अगर हम निर्वाचन करते हैं तो चाहे आप विधायक को मतदान करने जा रहे हैं, चाहे आप सांसद को मतदान करने जा रहे हैं, चाहे सरपंच को जा रहे हैं, चाहे पार्षद को जा रहे हैं, एक व्यक्ति का मत मूल्य एक ही रहता है। ठीक है, वैसे ही पूरा देश, एक अमेरिका अगर कोई प्रतिनिधि भेजता है और अमेरिका का प्रतिनिधि अगर उसके अंदर मतदान करता है तो एक ही मत माना जाएगा। इसका मतलब कुल मत की संख्या कितनी होगी? 193। इन कुल मतों का 2/3 बहुमत क्या होता है? इसमें बहुमत के लिए क्या होता है? मान्य होता है। तो 2/3 बहुमत से इसमें क्या लिए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं। किसके अंदर? महासभा के अंदर। तो महासभा क्या हो गई? इसका एक अंग हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात, अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या आएंगे? एक तो ये पूछा जा सकता है कि विश्व की लघुतम संसद किसे कहते हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। तीसरा ये कहा जा सकता है कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? जितने यूएनओ के सदस्य हैं वो सब इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि महासभा में कितने प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं? अधिकतम 5, लेकिन मत मूल्य एक ही होगा। एक ही व्यक्ति क्या कर पाएगा? मतदान कर पाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरा जो इसका क्या नाम से अंग है वो है क्या? सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? इसका दूसरा क्या है? अंग है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका दूसरा क्या है? प्रमुख अंग है। जहां पर महासभा में 193 देश थे, क्योंकि वही थे जो यूएनओ के सदस्य हैं। वहीं पर सुरक्षा परिषद में क्या होता है? तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। इसमें से 5 जो होते हैं वो होते हैं स्थायी सदस्य। 5 कैसे हैं? स्थायी सदस्य। और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो 5 कैसे होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं। और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें कौन कौन है? तो देखो 5 स्थायी सदस्य आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। तो एक तो है क्या? अमेरिका। ठीक है, दूसरा है क्या? ब्रिटेन। तीसरा है चीन। ठीक है, चौथा है रसिया, यानी रूस कह सकते हैं, सोवियत संघ रूस। और ठीक है, और कौन सा है? अगला है कौन सा?
फ्रांस। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने स्थायी सदस्य हैं। तो 5 संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। इनमें से अब जो 10 होते हैं इनका क्या होता है, इनका महासभा द्वारा, मतलब हम ये कह सकते हैं सिर्फ महासभा इसमें नहीं है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा में जब 2/3 बहुमत करा दिया जाएगा तब क्या होगा, सुरक्षा परिषद का सदस्य किसी भी राष्ट्र को बनाया जा सकता है। तो 10 राष्ट्रों का, अस्थायी 10 राष्ट्रों का क्या होता है, इसमें चुनाव होता है और वो भी कितने तिहाई बहुमत, 2/3 बहुमत से, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। मतलब ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा में बहुमत करा देने के बाद संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी 10 सदस्यों का सुरक्षा परिषद में क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, और कितने वर्ष के लिए होता है ये, 2 वर्ष के लिए। यहाँ तक क्लियर। अब भारत की अगर बात करें तो मैंने बताया कि भारत 2020 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का 8वीं बार क्या बनाया गया है, अस्थायी सदस्य के रूप में इसको चुना गया है। और भारत का जो कार्यकाल स्टार्ट होगा इसमें तो 2021 से 2021 और 2022 2 वर्ष इसका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। और भारत को सबसे पहले 1950 से 51 के लिए पहली बार क्या किया गया था, अस्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है, अगली बात, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि भारत कब से यूएनओ का सदस्य है। 20 अक्टूबर 1945 से भारत क्या बन गया था, इसका सदस्य बन गया था। तो 1945 में ही भारत ने क्या कर ली थी, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत यूएनओ के संस्थापक देशों में से एक है। जितने जो संस्थापक देश थे उन संस्थापक देशों में एक देश हमारा भारत भी था। ठीक है, तो 50 से 51 के बीच क्या हुआ, पहली बार चुना गया काय के लिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में, और 8वीं बार 2020 में चुना गया। और खुशी की बात यह है कि इसमें चाहिए कितने वोट, लगभग 56, लेकिन भारत को मिले 184, यानी 128 वोट ज्यादा मिले भारत के लिए। मतलब जो 2/3 बहुमत से भी ज्यादा, क्योंकि कितने चाहिए, 2/3 बहुमत, तो 184 वोट भारत के काय में डले, पक्ष में डले। और देखो टोटल देश कितने हैं, 193। 184 देशों ने भारत का समर्थन किया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत वर्तमान में कितनी बार क्या नाम से वो बना है, संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य चुना गया है सुरक्षा परिषद में, तो अब तक 7 बार चुना जा चुका है। और टोटल अब तक 2020 को भी जोड़ दें तो 8वीं बार क्या चुना गया है, अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को किया गया है, इसमें शामिल संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। अगली बार कार्यकाल पूछ रहे कब से कब तक रहेगा, तो 21 से 22 तक क्या रहेगा, 21 से 22 मतलब 2021 और 2022 तक इसका क्या रहेगा, कार्य रहेगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा। ठीक है, अब अच्छा, अब अगली बात ये, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पूरे राष्ट्र के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। एक उपनाम कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है किसको, सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के बारे में इतना याद हो जाएगा, समझ आ गई बात। अब बात करते हैं तीसरे अंग की, और जो तीसरा अंग है वो तीसरा अंग कौन सा है, तो वो तीसरा अंग है सचिवालय। क्या, सचिवालय। तो देखो अब तीसरा जो अंग है वो अंग है सचिवालय। सचिवालय क्या करता है, सचिवालय प्रतिदिन के जो कार्यकलाप हैं वो देखता है सचिवालय है। तो प्रतिदिन के कार्य निपटाने के लिए सचिवालय यहाँ पर क्या करता है, काम करता है। और सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है क्या, महासचिव। और ये महासचिव कह सकते हैं यूएनओ का एक प्रशासनिक क्या होता है, अधिकारी होता है, प्रमुख अधिकारी होता है, और महासचिव। और ये जो महासचिव है, इस महासचिव के बारे में मैंने बताया कि सबसे पहला जो महासचिव चुना गया वो त्रिवेणी थे, नॉर्वे से। ठीक है, और अब जो है वो एंटोनियो गुतरेस हैं। 2017 में इनका क्या हुआ गया, इनको चुना गया। और 5 वर्ष के लिए महासचिव का क्या होता है, चुनाव होता है।
ठीक है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। वो अगली बार फिर से दूसरी बार क्या कर सकता है, चुना जा सकता है, मतलब यानी 2 कार्यकाल के लिए भी वो महासचिव चुना जा सकता है। और त्रिवेदी जो थे वो अब तक के पहले ऐसे एकमात्र ऐसे कौन है महासचिव है जिन्होंने अपनी इच्छा से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो महासचिव जो है, ये महासचिव के बारे में ये बात हमें केवल इतनी याद रखनी है। और यहाँ से और सुरक्षा परिषद से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, काय में से, यूएनओ में से। ठीक है, तो सचिवालय में एक तो यही पूछा जाता है कि महासचिव कौन है। ठीक है, तो महासचिव बता दिया, भारत का कोई भी व्यक्ति अभी तक महासचिव बना। ठीक है, अब बात आती है कि जो सचिवालय होता है, ये सचिवालय क्या करता है, तो मैंने बता दिया इतने ये काम करता है। और जो काम करता है, ठीक है, वो कार्य में कौन कौन सी भाषा ली जाती है, तो वो ली जाती है एक अंग्रेजी और एक ली जाती है फ्रेंच। बात मान्यता प्राप्त की नहीं हो रही है, बात हो रही है काम की। मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अभी। तो उन 6 भाषाओं में से ही 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर काम किया जाता है। जब ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं, तो कितनी है, 6 हैं। ठीक है, लेकिन कुल 6 में से 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनसे क्या किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र में काम किया जाता है। तो अंग्रेजी और फ्रेंच 2 कार्यकारी भाषाएं और 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर ये पूछा जाए कि कार्यकारी कितनी है, तो 2 हैं। और अगर कौन कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगर ये पूछा जाए कि मान्यता प्राप्त कितनी है, तो 6 हैं, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। ठीक है, तो ये महासचिव होता है और ये क्या होता है, सचिवालय। ठीक है, चौथा जो अंग होता है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। किसका, कौन कहेंगे, यूएनओ का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, हमारे देश में जो न्यायालय करता है राष्ट्रीय स्तर पर, वहीं पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही काम करता है। बड़े जो मुद्दे होते हैं युद्ध से रिलेटेड, अगर दो देशों के बीच युद्ध से रिलेटेड कोई विवाद है, उनसे संबंधित कोई आपसी झगड़ा है, तो उसके निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ये जो यूएनओ के 6 जो अंग हैं, उनमें से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र ऐसा कह सकते हैं इकाई है, ऐसी इकाई है यूएनओ की जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सबके मुख्यालय किसमें है, न्यूयॉर्क में है। केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का वो अंग है जिसका मुख्यालय यूएनओ में ना होकर नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड के काय में है। ठीक है, तो नीदरलैंड के हेग में क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और इसके मुख्यालय का नाम है पीस पैलेस यानी शांति भवन। ठीक है, शांति भवन शायद इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या लिया जाता है, सहारा लिया जाता है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें कुल कितने, 15 क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। और 9 वर्ष के लिए क्या किए जाते हैं, वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं 9 वर्ष के लिए। इनका क्या होता है, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत से अब तक 4 लोगों को इसके अंदर न्यायाधीश के पद को सुशोभित करने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, कितने को, 4 को। तो इसमें एक नाम आता है वेनेगल रामाराव। क्या, वेनेगल रामाराव। ये पहले व्यक्ति थे जिनको संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर चुना गया था। दूसरे थे नागेंद्र सिंह। उनसे नागेंद्र सिंह। ठीक है, एक थे रघुनंदन पाठक। ठीक है, और अभी कौन है, दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर भंडारी। और अगर ये पूछा जाए कि अभी किसको चुना गया है, तो किसको चुना गया है, दलवीर सिंह भंडारी को। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कितने लोगों को न्यायाधीश चुना गया है, तो किसको चुना गया है, 4 लोगों को। पहले कौन, वेनेगल रामाराव। नागेंद्र सिंह वो व्यक्ति है जिनको यूएनओ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में केवल न्यायाधीश ही नहीं बनाया, बल्कि ये इसके अध्यक्ष भी रहे।
ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया, किसने? नागेंद्र सिंह ने। तो नागेंद्र सिंह वो व्यक्ति है जो न केवल यूएनओ के क्या रहे, न्यायाधीश या सदस्य रहे, बल्कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर ये क्या रहे? सुशोभित रहे। और नागेंद्र सिंह। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत का कौन सा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर रहा, तो 85 से 88 के लिए अध्यक्ष रहे। ठीक है, कौन? नागेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। काय को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर इतने सदस्य होते हैं। और इसके कोरम के लिए क्या होता है? 9 जो न्यायाधीशों का क्या होता है? ये कोरम होता है। कोरम का मतलब ये कि कोई भी कार्यवाही शुरू होने की न्यूनतम जो संख्या होती है उसको कहा जाता है कोरम। तो कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है, ये बात याद रखना है। और इससे एक बात मुझे और याद आई है क्या, कि महासभा में जो निर्णय लिए जाते हैं बहुमत तो चाहिए। ठीक है, इधर सुरक्षा परिषद में जो निर्णय लेंगे बहुमत तो चाहिए, लेकिन इसके जो 5 सदस्य है ना, इन 5 सदस्यों को सहमत होना भी जरूरी है। अगर इन 5 में से कोई एक रिसा जाए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो कोई भी देश, फर्ज कर लो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना था, अगर एक भी फेल हो जाता तो फिर वो सदस्य नहीं बन पाता। मतलब ये कि जो 5 है ना, इन 5 की रजामंदी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन 5 को वीटो पावर है। मतलब वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार, मतलब ऐसे अधिकार जो किसी भी कार्य को करने से रोकने की शक्ति है, उसको कहा जाता है वीटो पावर। तो अगर ये भी पूछा जाए कि वीटो पावर कौन कौन से देशों को प्राप्त है, तो उन्हीं देशों को प्राप्त है जो सुरक्षा परिषद के क्या है? स्थायी सदस्य हैं। तो इन लोगों को वीटो पावर है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किसने किया अब तक, तो किसने किया? रूस ने किया। ये बात और याद रखना है। ठीक है, तो कोरम के लिए 9 लोगों की जरूरत है। इसमें अगर निर्णय लेना है तो 5 लोगों की स्वीकृति जरूरी है, स्थायी वालों की। बाकी वहां तो काम चल जाएगा, यहाँ काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। 5वां है सामाजिक और आर्थिक परिषद। सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो देखो सामाजिक और आर्थिक परिषद भी है। ये सामाजिक आर्थिक परिषद भी क्या है? इसका एक अंग है जो पूरे विश्व में सामाजिक व्यवस्थाओं को, आर्थिक व्यवस्थाओं को देखने का क्या करती है? काम करती है। क्या? सामाजिक आर्थिक परिषद। ठीक है, तो ये 5 सदस्य ही है, ये 5 अंग ही हैं जो सक्रिय हैं, काम करते हैं, क्रियाशील है। और जो 6वां अंग है न्यास परिषद। क्या? न्यास परिषद। ये न्यास परिषद क्या है? अब निष्क्रिय है। कब से? 1994 से। अब प्रश्न ये कि निष्क्रिय क्यों है? निष्क्रिय इसलिए है कि न्यास परिषद को स्थापित करने का, इसके गठन करने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि 1945 तक जो देश आजाद हो चुके हैं, जिन देशों में तकनीकी विकास हो चुका है, जो देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो देश जागरूक नहीं हुए, जिन देशों में अभी भी पिछड़ापन है, जो देश अभी भी पिछड़े हुए हैं, उन देशों का सामाजिक, उन देशों का राजनीतिक, उन देशों का आर्थिक क्या ना हो, शोषण ना हो, तो उन पर नजर रखो, उनको व्यवस्थित करो। और इसके लिए जो देश चिन्हित किए गए उनमें ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, ब्रिटेन था। तो ऐसे देशों को इन पर ध्यान देने के लिए क्या किया गया? न्यास परिषद का गठन किया गया। न्यास परिषद के गठन का कारण क्या था? पिछड़े हुए देशों को कायदे में लाना, विकास के रास्ते पर लाना। और जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे तो फिर न्यास परिषद का काम खत्म हो जाएगा। तो 1994 में अंतिम देश था पलाऊ। कौन सा देश था? पलाऊ। तो अंतिम देश ये प्रशांत महासागरीय देश है पलाऊ। ये पलाऊ आजाद हुआ 1994 में। और पलाऊ के बाद 1994 के बाद कोई ऐसा देश नहीं बचा जो पिछड़ा हुआ हो, जो परतंत्र हो, सभी स्वतंत्र हो गए। तो फिर इसका काम भी खत्म हो गया। तो अब ये वाला जो अंग है यूएनओ का, वो निष्क्रिय अंग है। हालांकि ये 6 अंगों में गिना जाता है, लेकिन ये सक्रिय अब नहीं है। तब से 1900। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब प्रश्न ये पूछा जाए कि जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं जिसमें ये काम करती है, संयुक्त राष्ट्र काम करता है। तो मैंने बताया कि मान्यता प्राप्त 6 हैं और कार्यकारी, ठीक है, कार्य 2 में किया जाता है, केवल साइकाई में, अंग्रेजी में और
अब देखो इसकी जो 6 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक भाषा है अरबी, ठीक है, एक भाषा है कौन सी? फ्रांस की, फ्रेंच। एक भाषा है कौन सी? अंग्रेजी। एक भाषा है मंदारिन। एक भाषा कौन सी है? मंदारिन मतलब चीनी, ठीक है, कौन सी है? मंदारिन या चीनी। एक है कौन सी? स्पेनिश और स्पेनिश। और एक है कौन सी? तो 1 2 3 4 5 6 ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, और फ्रेंच और अंग्रेजी ये कार्यकारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये बात है किसके बारे में? यूएनओ के बारे में। तो अब शायद कोई भी दिमाग में बात नहीं रहेगी यूएनओ को लेकर, क्योंकि यूएनओ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक हमें ये समझ नहीं आता कि कौन सा संगठन क्या है तो हमें याद भी नहीं होते थे। हम सुनते हैं कि G7 है, G8 है, क्या है, राष्ट्रमंडल क्या है, ठीक है। तो ये कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। शायद थोड़ी सी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यूएनओ की स्थापना के पीछे का मुख्य कारण क्या है और ये कैसे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत जटिल होती है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक देश के निर्णय भी इतनी आसानी से नहीं लिए जाते। तो ये तो फिर अंतरराष्ट्रीय मामला है, तो इसको इतनी आसानी से कैसे लिया जा सकता है? समझ भले ही आसानी से लिया हो, लेकिन इसके अंदर जो काम होते हैं वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया से उन्हें क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका यूएनओ से रिलेटेड। किसी को कोई डाउट हो, कोई संशय हो